गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 12 जून 2025 और 12 जून 2025 का दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स इस सेशन में करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, यह सेशन आपके आगामी जितने सारे एग्ज़ाम हैं दोस्तों, सारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अपनी नई यात्रा प्रतिबंध नीति के तहत कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा फ्रेंड्स। 12 देश पे ये पूर्ण प्रतिबंध लगाया है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए इसका, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 12 देशों पर व्यापक यात्रा प्रतिबंध और 7 देशों पर आंशिक यात्रा प्रतिबंध 9 जून 2025 से लागू हो गए। जवाबी कार्रवाई में अफ्रीकी देश चाड ने अमेरिकी नागरिकों को वीज़ा जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने गाजा में युद्ध अपराधों में कथित भूमिका के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करने में उनकी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने 4 न्यायाधीशों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए फ्रेंड, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 12 देशों पर व्यापक यात्रा प्रतिबंध और 7 देशों पर आंशिक यात्रा प्रतिबंध, मतलब 12 देशों पर व्यापक प्रतिबंध लगाया है और 7 देश पर आंशिक यात्रा प्रतिबंध लगाया है, जो कि 9 जून 2025 से लागू हो गया है। और जवाबी कार्रवाई में अफ्रीकी देश, इसके जवाबी कार्रवाई में अफ्रीका देश चाड जो है अमेरिकी नागरिकों को वीज़ा जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने गाजा में युद्ध अपराधों में, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार जो है ये गाजा में युद्ध अपराधों में कथित भूमिका के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करने में उनकी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के 4 न्यायाधीशों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। प्रभावित देश पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के नागरिकों चाड, अफगानिस्तान, कांगो ब्राज़ाविल और म्यांमार, इक्वेटोरियल गिनी, हैती, ईरान, सूडान, लीबिया, इरिट्रिया, सोमालिया और यमन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7 देशों क्यूबा, लाओस, टोगो, सियरा लियोन, बुरुंडी, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के नागरिकों पर भी आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होलमत्ती नेचर फाउंडेशन के 2025 के सर्वेक्षण के अनुसार बेंगलुरु और इसके आसपास के क्षेत्रों में कितने तेंदुए निवास करते हैं। होलमत्ती नेचर फाउंडेशन के 2025 के सर्वेक्षण के अनुसार बेंगलुरु और इसके आसपास के क्षेत्रों में कितने तेंदुए निवास करते हैं, जिसके कारण बेंगलुरु ने मुंबई को पीछे छोड़कर, बेंगलुरु जो है वो मुंबई को पीछे छोड़कर भारत के सबसे अधिक तेंदुआ आबादी वाले महानगर का स्थान प्राप्त किया है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 80 से 85। देखिए फ्रेंड्स, होलमत्ती नेचर फाउंडेशन के 2025 के सर्वेक्षण के अनुसार बेंगलुरु और इसके आसपास के क्षेत्रों में कितने तेंदुए निवास करते हैं, जिसके कारण बेंगलुरु ने मुंबई को पीछे छोड़कर भारत के सबसे अधिक तेंदुआ आबादी वाले महानगर का स्थान प्राप्त किया है। तो ये 80 से 85 सोल्यूशन है इसका। बेंगलुरु ने मुंबई को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे अधिक तेंदुए आबादी वाले महानगर के रूप में ख्याति प्राप्त की और जिससे बेंगलुरु अब आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। और नेक्स्ट देखिए, होलेमट्टी नेचर फाउंडेशन HNF द्वारा किए गए 1 वर्ष लंबे कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण में यह पता चला है कि बेंगलुरु के आसपास के जंगलों और झाड़ियों में अनुमानित 80 से 85 जंगली तेंदुए निवास करते हैं। और बेनरघट्टा नेशनल पार्क में वृद्धि, बेनरघट्टा नेशनल पार्क BNP में तेंदुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2019 में यहाँ 40 तेंदुए थे, जो 2020 में बढ़कर 47 हो गए हैं। 2019 में 40 तेंदुए थे, जो 2020 में बढ़कर 47 हो गए हैं और 2025 में यह संख्या 54 तक पहुँच गई है। भारत में तेंदुआ पैंथेरा पैड्रस भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत संरक्षित है, जिसे उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। IUCN स्थिति अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने तेंदुओं को असुरक्षित श्रेणी में रखा है, जिससे इसके संरक्षण की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 9 जून 2025 को अपने एक आदेश में 15 वर्षीय किशोरी को अपने सौतेले पिता का उपनाम अपनाने की अनुमति दी। इस आदेश को किस न्यायाधीश ने सुनाया। देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है 9 जून 2025 को अपने एक आदेश में
15 वर्षीय किशोरी को अपने सौतेले पिता का उपनाम अपनाने की अनुमति दी। इसे आदेश को किस न्यायाधीश ने सुनाया था? इसे सुनाया था जस्टिस कौशिक चंदा। जस्टिस कौशिक चंदा, जस्टिस कौशिक चंदा। इसका सॉल्यूशन सही होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सॉल्यूशन इसका देखिए, 9 जून 2025 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जस्टिस कौशिक चंद्रा की अध्यक्षता में एक 15 वर्षीय किशोरी को 9 जून 2025 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जस्टिस कौशिक चंद्रा की अध्यक्षता में एक 15 वर्षीय किशोरी को अपने सौतेले पिता का उपनाम अपनाने की अनुमति दी है। और यह मामला तब शुरू हुआ जब किशोरी की मां और सौतेले पिता ने कोलकाता नगर निगम यह मामला तब शुरू हुआ था जब किशोरी की मां और सौतेले पिता ने कोलकाता नगर निगम के एमसी के खिलाफ रीट याचिका दायर की, जिसमें किशोरी के जन्म प्रमाण पत्र में उपनाम बदलने, जैविक पिता का नाम हटाने और मां के उपनाम में अपडेट करने की मांग थी। किशोरी के माता पिता का तलाक 2016 में हुआ था और उसका वो जैविक पिता विदेश में रहता है, जिससे कोई संपर्क नहीं है। 2020 में मां की दूसरी शादी के बाद किशोरी की देखभाल मां और सौतेले पिता कर रहे हैं। न्यायालय ने कोलकाता नगर निगम को धारा 454 के तहत किशोरी का उपनाम सौतेले पिता के उपनाम में बदलने का निर्देश दिया है। हालांकि जैविक पिता का नाम हटाने और सौतेले पिता का नाम दर्ज करने की मांग खारिज कर दी गई है, क्योंकि सौतेले पिता ने किशोरी को वैध रूप से गोद नहीं लिया था और यह निर्णय किशोरी की भावनात्मक जरूरतों और कानूनी सीमाओं के बीच संतुलन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धनुषकोडी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, ये है तमिलनाडु में स्थित। देखिए दोस्तों, यह करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स से दोस्तों ये लिया गया दोस्तों, और यह आपके हर एक एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। अभी दोस्तों वर्तमान में एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, जो कि दोस्तों मेरे पिछले वाले सेशन से बहुत ही करंट अफेयर दोस्तों सेम टू सेम पूछा गया दोस्तों, जो आप लोग जाके देख सकते हो दोस्तों। और देखिए फ्रेंड्स, ये धनुषकोडी ये तमिलनाडु में दोस्तों, और इसका सोल्यूशन देखिए, तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया। इस कदम का उद्देश्य हजारों प्रवासी आर्द्रभूमि पक्षियों के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल को संरक्षित करना है। यह अभयारण्य मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी के भीतर स्थित है और 524.7 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह रामेश्वरम तालुक में राजस्व और वन भूमि दोनों को कवर करता है, जो कई पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करता है। एविसेनिया और राइजोफोरा जैसी मैंग्रोव प्रजातियां धनुषकोडी लैगून में व्याप्त है, जो आवश्यक प्रजनन भूमि और तटीय कटाव के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है। धनुषकोडी अभयारण्य में मैंग्रोव, रेत के टीले, मड फ्लैट्स और दलदल जैसे विविध पारिस्थितिक तंत्र शामिल है। ग्रेटर फ्लेमिंगो की सबसे बड़ी प्रजाति है, जो विशिष्ट गुलाबी पंखों और लंबे पैरों के जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉरपोरेशन MMPRC ने हाल ही में अपनी सनी साइड ऑफ लाइफ टूरिज्म कैंपेन के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये कैटरीना कैफ को। ऑप्शन नंबर डी सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉरपोरेशन, जिसे विजिट मालदीव के नाम से भी जाना जाता है, ने 10 जून 2025 को बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया। और यह नियुक्ति विजिट मालदीव के विशेष समर सेल अभियान के साथ हुई, जो लग्जरी रिजॉर्ट्स, बुटीक, गेस्ट हाउस और पारिवारिक आवासों पर विशेष ऑफर प्रदान करता है। यह अभियान भारत, यूके, रूस, इटली, स्पेन, पोलैंड और जर्मनी जैसे प्रमुख बाजारों में सक्रिय है। देखिए फ्रेंड्स, यह नियुक्ति जो है विजिट मालदीव के विशेष समर सेल अभियान के साथ हुई, जो लग्जरी रिसोर्ट्स, बुटीक, गेस्ट हाउस और पारिवारिक आवासों पर विशेष ऑफर प्रदान करता है। और यह अभियान भारत, यूके, रूस, इटली, स्पेन, पोलैंड और जर्मनी जैसे प्रमुख बाजारों में सक्रिय है। यह नियुक्ति भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुलाई 2025 में प्रस्तावित मालदीव यात्रा के ठीक पहले हुई है, और जो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के कार्यकाल में उनकी पहली यात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रजल कथे न आत्मकथा निम्न में से किसकी आत्मकथा है? प्रजल कथे न आत्मकथा निम्न में से किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर बी देखिए फ्रेंड्स, बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा है। सॉल्यूशन इसका, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने 8 जून 2025 को हैदराबाद के शिल्पकला वेदिका में हरियाणा के राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा तेलुगु में प्रजल कथे न आत्मकथा का विमोचन किया।
और बंडारू दत्तात्रेय ने आत्मकथा की पहली प्रति मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भेंट की। बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा उनकी जीवन, राजनीतिक यात्रा और जनसेवा के अनुभवों का दस्तावेज है। यह पुस्तक उनकी सादगी, समर्पण और समाज के लिए किए गए कार्यों को उजागर करती है। इसमें उनके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों का वर्णन है जो पाठकों को प्रेरित करता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के किस के किस डिकमीशन जहाज को सिंधु दुर्ग के निवती रॉक में भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम प्रवाल शैलमाला में बदला जा रहा है? तो ये INS गुलदार, ऑप्शन नंबर डी देखिए, INS गुलदार ऑप्शन सही होगा। सॉल्यूशन इसका है, भारतीय नौसेना के एक सेवानिवृत्त लैंडिंग शिप टैंक INS गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और प्रवाल शैलमाला बनाने की परियोजना 10 जून 2025 को सिंधु दुर्ग में शुरू हुआ। इस परियोजना के दिसंबर 2025 या 2026 की शुरुआत तक पूरा होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार का महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम, समुद्री और पर्यावरण विशेषज्ञ की सहयोग भारतीय नौसेना के एक सेवानिवृत्त लैंडिंग शिप टैंक INS गुलदार के इर्द गिर्द भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और प्रवाल शैलमाला बनाने की परियोजना 10 जून 2025 को सिंधु दुर्ग में शुरू हुआ। इस परियोजना का दिसंबर 2025 या 2026 की शुरुआत तक पूरा होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार का महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम समुद्री और पर्यावरण विशेषज्ञों के सहयोग से इस परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इस परियोजना को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। पर्यटन मंत्रालय ने इस परियोजना भारतीय नौसेना का देखिए फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना का एक सेवानिवृत्त लैंडिंग शिप टैंक INS गुलदार भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय और प्रवाल शैलमाला बनाने की परियोजना 10 जून 2025 को सिंधु दुर्ग में, इस परियोजना को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है, ये याद रखिएगा। और पर्यटन मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 46.91 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसका उद्देश्य राज्य और देश में समुद्री संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रत्यायन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स ये 9 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 9 जून को। सोल्यूशन है इसका, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI ने 9 जून को नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में विश्व प्रत्यायन दिवस 2025 मनाया है। और कार्यक्रम के दौरान एक प्रमुख घोषणा अपग्रेडेड NBL पोर्टल का शुभारंभ था और नया पोर्टल प्रत्यायन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बनाया गया है। और इसका उद्देश्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और MSME के लिए डिजिटल पहुंच में सुधार करना भी है। और कार्यक्रम में गुणवत्ता समर्पण नामक एक विशेष पहल की गई है। यह संगठन को मान्यता प्राप्त गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध होने की ये प्रोत्साहित करता है। और विश्व प्रत्यायन दिवस 2025 का विषय प्रत्यायन लघु और मध्यम उद्यमों SME का सशक्तिकरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाने वाला भारत का 29वां विधायी निकाय कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पुदुचेरी विधानसभा। सोल्यूशन देखिए, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी राष्ट्रीय ई-विधान पर एप्लीकेशन नेवा में शामिल होने वाला देश का 29वां विधानमंडल बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली नेवा को लागू करने वाला 28वां विधानमंडल था। और 9 जून 2025 को विधानसभा परिसर में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर L मुरुगन ने पुदुचेरी विधानसभा के लिए नेवा का औपचारिक उद्घाटन किया। नेवा 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय की परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश में कागज रहित और डिजिटल विधायी प्रक्रिया बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली कैबिनेट ने स्कूल फीस विनियमन के लिए अध्यादेश को कब मंजूरी दी? ऑप्शन नंबर डी देखिए, 10 जून 2025 को। सोल्यूशन इसका, दिल्ली में स्कूल फीस को विनियमित करने के उद्देश्य से एक अध्यादेश को CM रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 10 जून को 8वीं कैबिनेट बैठक के बाद शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इसकी घोषणा की। और यह अध्यादेश दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस के निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 पर आधारित है। इसे उपराज्यपाल के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। और यह कदम 29 अप्रैल को आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद उठाया गया है, जिसमें मसौदा विधेयक पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य केंद्र शासित सरकार
कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने जा रही है? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, दिल्ली करने जा रही। सॉल्यूशन इसका, दिल्ली सरकार होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने जा रही है। यह टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पार्क 11.4 एकड़ में फैला होगा, जिसमें हर साल 51,000 मीट्रिक टन ई कचरे का प्रसंस्करण किया जा सकेगा और यह 2022 ई कचरा प्रबंधन नियम के तहत सूचीबद्ध सभी 106 ई कचरा श्रेणियों का प्रबंधन करेगा। इस परियोजना में 150 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश शामिल है। परिचालन बजट 325 करोड़ रुपए से अधिक होगा। भारत में हर साल 1.6 मिलियन मीट्रिक टन से ई कचरा से ज़्यादा ई कचरा पैदा होता है। यह इसे दुनिया भर में ई कचरा पैदा करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बनाता है। देश में कुल ई कचरे में दिल्ली का योगदान लगभग 9.5% है। वर्तमान में वैश्विक ई कचरे का केवल 17.4% ही वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 जून को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से न्यायमूर्ति संजय गौड़ा। 9 जून को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति संजय गौड़ा। सॉल्यूशन है इसका, जस्टिस संजय गौड़ा ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। 9 जून को न्यायमूर्ति नेरन हल्ली श्रीनिवासन संजय गौड़ा को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई गई। गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने न्यायमूर्ति गौड़ा को पद की शपथ दिलाई है। और गुजरात स्थानांतरित होने से पहले न्यायमूर्ति गौड़ा कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। ये कर्नाटक में थे, अब इसे गुजरात में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन के बारे हम लोग ब्रीफ में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का था, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अपनी नई यात्रा प्रतिबंध नीति के तहत कितने देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो 12 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलमत्ती नेचर फाउंडेशन के 2025 के सर्वेक्षण के अनुसार बेंगलुरु और इसके आसपास के क्षेत्र में कितने तेंदुए निवास करते हैं, जिसके कारण बेंगलुरु ने मुंबई को पीछे छोड़कर भारत के सबसे अधिक तेंदुआ आबादी वाले महानगर का स्थान प्राप्त किया है? तो 80 से 85। नेक्स्ट है, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 9 जून 2025 को अपने एक आदेश में 15 वर्षीय किशोरी को अपने सौतेले पिता का उपनाम अपनाने की अनुमति दी है। इस आदेश को किस न्यायाधीश ने सुनाया? तो जस्टिस कौशिक चंद्रा ने सुनाया। नेक्स्ट है, धनुषकोडी ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉरपोरेशन ने हाल ही में अपनी सनी साइड ऑफ लाइफ टूरिज्म कैंपेन के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कैटरीना कैफ को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, प्रजल कथे न आत्मकथा निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के किस डिकमीशन जहाज को सिंधुदुर्ग के निवती रॉक में भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम प्रवाल शैलमाला में बदला जा रहा है? दोस्तों तो INS गुलदार में बदला जा रहा है। नेक्स्ट है, विश्व प्रत्यायन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 9 जून को मनाया जाता है। देखिए, प्रजल कथेन आत्मकथा ने किसकी आत्मकथा है? तो याद रखिए बंडारू दत्तात्रेय का है। और कृत्रिम प्रवाल शैलमाला में बदला जा रहा है, ये कौन से नौसेना का डिकमीशन जहाज है? तो INS गुलदार है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रत्यायन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 9 जून को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को अपनाने वाला भारत का 29वां विधायी निकाय कौन है? तो ये पुदुचेरी विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली कैबिनेट ने स्कूल फीस विनियमन के लिए अध्यादेश को कब मंजूरी दी? 10 जून 2025 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य केंद्र शासित सरकार को होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने जा रही है? तो ये दिल्ली में करने जा रही है। नेक्स्ट और ये आखिरी सेशन हम लोग का है फ्रेंड्स। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों कि 9 जून को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया? दोस्तों न्यायमूर्ति संजय गौड़ा ने शपथ लिया है। और इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया है, सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।